Good morning students. Today we are going to start with example first of your NCERT book. We were doing chapter gravitation, ठीक है. तो आज example जो है हम 1 वाला discuss करेंगे आपका. Okay. Now let us start. We were doing chapter gravitation and today we are going to start with example 1 of your NCERT book. So we have already discussed universal law of gravitation, ठीक है. So today we are going to start with the first numerical. Okay. Now the example of your NCERT book is the mass of the earth is 6 into 10 raised to the power 24 kg. देखिए mass of earth आपको क्या given है, 6 into 10 raised to the power 24 kg. And that of the moon is 7.4 into 10 raised to the power 22 kg. ठीक है. तो अर्थ का मास हमें गिवन है, मून का हमें मास गिवन है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज़ दिस, ठीक है. आपको डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है कि अर्थ और मून के बीच का अगर डिस्टेंस 3.84 इंटू 10 रेज़्ड टू द 5 किलोमीटर है, यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून. कि आपका फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है, अर्थ कितने एक्सर्ट कर रही है मून के ऊपर. ठीक है. तो सिंपल ये वही कंसेप्ट है. एक तरफ है आपका अर्थ, एक तरफ हमने ले लिया मून. ठीक है. तो अर्थ और मून का इन्होंने क्या दे दिया है, मास. ठीक है. तो सपोज अर्थ का मास इन्होंने गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg और मून का मास इन्होंने हमें दे दिया है 7.4 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 22. ये वही हैं जो हमने डेरिवेशन की थी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कि हम मास को क्या कंसिडर करते थे, कैपिटल M एंड स्मॉल m. ओके. सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. जो इनके बीच का डिस्टेंस होता था वो होता था हमारे पास d, और उस डिस्टेंस की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी कितनी है, 3.84 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5 किलोमीटर. ठीक है. तो डिस्टेंस भी गिवन है आपको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है, आपको वो फोर्स निकालना है. ठीक है. तो आप फोर्स कैसे निकालेंगे, हमने फॉर्मूला लगाना है. तो सबसे पहले वी विल राइट. ठीक है. क्या क्या गिवन है हमें दे रखा है मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है, that is 6 into 10 raised to the power 24 kg. ठीक है. let it be capital M. ठीक है. और आपका मास ऑफ मून कितना है, मास ऑफ मून let it denote by small m. वो कितना गिवन है आपको, 7.4 into 10 raised to the power 22 kg. डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, distance between earth and moon कितना गिवन है, it is given 3.84 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर. ओके. अब देखिए दूसरी बात, सबसे पहले हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना होता है सबको. देखिए मास की SI यूनिट kg होती है, तो ठीक है, ये हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो हम हमेशा मीटर्स में लिखते हैं, और ये किस में गिवन है, किलोमीटर्स में गिवन है. ओके. यू नो दैट 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, आपका 1000 मीटर्स के इक्वल होता है. ओके. तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से. 3.84 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 5 इंटू 1000. तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा आपका मीटर्स में. 3.84 into 10 raised to the power 8 meters. Okay. So this is 3.84 into 10 raised to the power m. Oh sorry, 10 raised to the power 8 meters. अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फोर्स का, हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज़ इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर. यही होता है हमारे पास फॉर्मूला. ठीक है. कैपिटल G की वैल्यू उन्होंने गिवन है, M की वैल्यू हमारे पास है, स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास है, और D की वैल्यू भी हमारे पास है. सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर. इफ़ यू विल सब्सटीट्यूट 6.7 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर -11 इंटू जो आपका मास है दैट इज़ 6 इंटू 10 रेज़्ड टू द पावर 24 इंटू 7.4 into 10 raised to the power 22 अपॉन d का स्क्वायर
तो आपका जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब ये टर्म जो है, ये वाली टर्म भी 2 बार आएगी और ये वाली टर्म भी आपकी 2 टाइम्स आएगी। ओके, अब देखिए ये इसको आप इस तरह से खोल सकते हैं 6.7 इंटू, अब देखिए जब भी आपने इसको सॉल्व करना हो तो जो आपकी पावर्स होती हैं इनको अलग से सॉल्व कीजिए और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है इनको अलग से करिए। तो न्यूमेरिक वैल्यू उसको मैंने पहले लिख दिया और जो आपके पास 10 की पावर्स थी, ठीक है। अब बेसिस जब सेम होते हैं, अब देखिए यहाँ पर है 10 की पावर -11, चलिए पहले साथ लिख देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, पहले इसको भी खोल देते हैं पूरा। 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁸8, ठीक है। अगर आपने कभी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये टर्म्स अलग कर देंगे और ये टर्म, पहले पावर्स को सॉल्व करेंगे। जब बेस सेम होता है, देखिए यहाँ पर सबका बेस है 10, तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या पावर बन जाएंगी, 10, ये होगा -11 + 24 + 22। सिमिलरली नीचे आपका क्या आ जाएगा, 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸8, बेस सेम होते हैं तो पावर्स हो जाती हैं आपके पास ऐड। ओके, तो आप क्या करेंगे, जो पावर्स हैं देखिए 24 और 22 आपका कितना होता है, 46 होता है, ठीक है। कर लीजिए, देखिए 24 + 22 46 होता है, उसमें से आप 11 को कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, आपके पास आ गई 35। तो ये पावर आपके पास बन जाएगी 35। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रही हूँ, आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं सारा, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि ये स्टेप आया कैसे, तो इसीलिए थोड़ा सा बता रही हूँ मैं, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, ये बन गया बेस सेम 10 की पावर 16। ओके, नाउ लुक ओवर हियर, जब आप ये सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6.7, 6 और 7.4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपस में इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों आपके पास आ जाएंगे 20.1। ओके, और साथ में ये देखिए आपके पास है 10⁻35 और डिनोमिनेटर में है आपके पास 10⁻16, ठीक है। मैं एक्चुअली आपको सिर्फ पावर सॉल्व करना बता रही हूँ कि अगर 10 के पावर में आ जाए तो हमें उसे कैसे सॉल्व करना है। बाकी प्रोसीजर तो सेम ही है कि आपको मल्टीप्लाई करके नीचे की टर्म से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब ये तो हो गया कि अगर आपका इस तरह से हो तो हम पावर्स को ऐड करके निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका टर्म। अब अगर आपका बेस, ये देखिए नीचे डिनोमिनेटर में जो टर्म है 10⁻16 है, जब इसे हम न्यूमरेटर में लाते हैं तो इसकी पावर जो हो जाती है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻35 और ये ऊपर जब जाएगा ये 10 की पावर क्या बन जाएगा, -16 बन जाएगा, ठीक है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पर 10⁻35 ऐड करना है हमने किसको, इसको, ये -16 है। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 35 में से अगर आप 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19। ओके, 10⁻19। अभी हम फोर्स निकाल रहे थे तो दिस विल बी योर न्यूटन। तो दिस इज़ योर आंसर। अगर आप चाहें तो इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अगर ज़ीरो को आगे शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, 2.01 इंटू 10⁻, यहाँ एक पावर बढ़ जाएगी 20 न्यूटन। Okay, so this is your answer. You can write like this also, you can write like this also. Okay, so this is the force which is exerted by the earth on the moon. तो ये वो वाली फोर्स है जो आपका अर्थ exert कर रहा था किसके ऊपर, मून के ऊपर। Okay, these are some importance of universal law of gravitation. Okay, these are number 1, यूनिवर्सल लॉ ऑफ जो ग्रेविटेशन था वो क्या क्या एक्सप्लेन कर पाया आपका। नंबर 1, द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, ठीक है, कौन सी फोर्स है जो हमें अर्थ के साथ बाइंड करके रखती है। नंबर 2, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, कि जो मोशन होता है मून का अराउंड द अर्थ कैसे होता है। नंबर 3, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, कि प्लैनेट कैसे सन के अराउंड जो है वो मोशन करते हैं। द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन।
और जो टाइड्स आती हैं आपकी मून की वजह से और सन की वजह से। कहने का मतलब है ये सारे इंपॉर्टेंस हैं, ये सारे फिनोमिनास जो अनकनेक्टेड थे उनको आपका कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर पाया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन कर पाया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्री फॉल। नाउ लेट अस डिस्कस फ्री फॉल होता क्या है। देखिए आपको सबको पता है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट कभी भी अर्थ की तरफ गिरता है तो अर्थ उसे क्या कर लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो अर्थ है वो ऑब्जेक्ट्स को क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो किस फोर्स की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट कि देखिए ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हम नीचे से कोई बॉल ही ऊपर की तरफ फेंक दें तो बॉल क्या होगी, दोबारा नीचे अर्थ की तरफ आएगी और अर्थ क्या करेगी, उसको अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट। और जिस फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करती है उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके, अब हम क्या है, वेन एवर अब क्या कह रहे हैं, अब ऑब्जेक्ट जब अर्थ की तरफ गिरता है, ठीक है, अगर हम वहाँ पर ये लेके चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और कोई भी फोर्स नहीं लग रही है। ओके, तो वेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स अलोन, ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए फ्री फॉल क्या होता है। हम ये कहते हैं, देखिए अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है और वो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो ऑब्जेक्ट है आपका फ्री फॉल। ओके, अब देखिए हम बात कर रहे थे फ्री फॉल की। हमने कहा कि अगर देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है अर्थ की तरफ, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तभी उसको फ्री फॉल कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है, ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है अर्थ तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज आता है या नहीं। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए जब भी आपका ऑब्जेक्ट फॉल करता है अर्थ की तरफ, जब अर्थ उसको अट्रैक्ट करता है तो उसके डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आता है, बट उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर कि वाइल फॉलिंग देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन बट देयर इज़ चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज क्यों होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो आता जाएगा अर्थ का अट्रैक्शन उसके ऊपर बढ़ता जाएगा, तो अर्थ जितने पास वो होगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। वेलोसिटी में चेंज आता है, क्यों आता है, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से। ओके, अब अर्थ में अट्रैक्शन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हमने कहा वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड जो कांस्टेंट वैल्यू होती है तो उस वैल्यू में चेंज आएगा। अब देखिए वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, आपके एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उसके डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और वो वेलोसिटी में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। अगर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तो उसमें एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो उसमें एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होती है। ओके, तो व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व। ठीक है, और जो ये आपकी एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से आई, ऑब्वियस सी बात है किसकी वजह से आई, अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। जिस फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा था ऑब्वियस सी बात है, उसी की वजह से तो ये एक्सेलरेट हुआ ऑब्जेक्ट। तो वो किसकी वजह से आई, एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, इस एक्सेलरेशन को कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ऑलवेज रिमेंबर, इसी एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन में तो कोई चेंज नहीं आता है, बट उसकी वेलोसिटी में क्या आता है, चेंज आता है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है। वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन में चेंज आएगा। तो इसका मतलब जब भी ऑब्जेक्ट कोई
गिरता है अर्थ की तरफ तो उसमें एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होता है, और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया, जो अर्थ का आपको फोर्स लगा हुआ था उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और उसी एक्सेलरेशन को कहते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। और उसी एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल G से। ओके, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, और यू कैन से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और ये जो G होता है इसकी SI यूनिट क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी SI यूनिट, क्योंकि देखिए ये जो है तो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ को ही तो हम G कह रहे हैं, तो है तो एक्सेलरेशन ही, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, एक्सेलरेशन की ही, जो कि क्या होती है हमारे मीटर सेकेंड माइनस 2, और यू कैन से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल g, ठीक है, और वो होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर हम कैपिटल G की बात करें तो वो हमने पीछे पढ़ा था, उसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, गॉट इट। नाउ लेट अस फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी बात हम कर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, लेट अस फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर G, स्मॉल g, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल हो रहा है अर्थ की तरफ। ओके, लेट अस टेक स्टोन और बॉल, कुछ भी ले लीजिए, एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ की तरफ जो है वो फॉल हो रहा है। ओके, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m freely the earth's surface near the moving freely near the earth's surface neglecting air resistance the only force on it is due to gravity. ओके, देखिए कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया यहाँ पे, जिसका मास हमने क्या कंसिडर कर लिया, m। ओके, जो मूव कर रहा है आपका फ्रीली नियर द अर्थ सरफेस। निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस, हमने यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर एक ही फोर्स रखा है जो कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा फोर्स का, द फोर्स हैज मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा आपका फोर्स, फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। वी हैव डन दिस। ओके, सो देखिए अब हमें पता है कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। बट यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से आएगी, यहाँ पर तो सिंपल एक्सेलरेशन था, बट यहाँ जो हमारी फोर्स आएगी वो किसकी वजह से आएगी, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से आएगी। तो यहाँ पर हम सिर्फ ए नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, जी यूज़ करेंगे। ओके, द मैग्नीट्यूड of gravitational force F will be equal to product of mass and आपका क्या आएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ बताइए, ठीक है, कि देखिए जो मैग्नीट्यूड आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा F, वो किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कह दो या ग्रेविटी कह दो, ठीक है। तो इसका मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ तो कहता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, मास इनटू, ये भी हमारा एक्सेलरेशन ही है, बट ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, तो इसीलिए हम इसको किससे डिनोट करेंगे, mg से। ओके, प्रीवियसली हमने जो एक्सप्रेशन निकाला था वो हमने निकाला था F इज इक्वल टू जी कैपिटल G m अपॉन डी स्क्वायर। ओके, लेट अस कंपेयर, ये आपका फर्स्ट था, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड। अब देखिए ये भी आपका फोर्स है, ये भी आपका फोर्स है। लेट अस इक्वेट दीज टू इक्वेशन, क्या आ जाएगा आपके पास, जी एम एम बाय डी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी। ओके, अब देखिए यहाँ से आपका m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके g की वैल्यू क्या आ गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आ गई आपके पास जी m अपॉन डी का स्क्वायर। ओके, यहाँ तो ये आपको यूजुअल मीनिंग पता ही थे टर्म के, ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये आपका मास ऑफ अर्थ था, ये आपका स्मॉल m जो था वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट था, और ये उन दोनों के बीच में क्या था, डिस्टेंस था। ओके, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आ गया g इज इक्वल टू जी एम बाय डी स्क्वायर, जहाँ पर m जो है आपका मास ऑफ अर्थ है and d is the distance between earth and object। बट अगर आपको याद हो तो हमने ये कंसिडर किया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के बहुत पास है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे ही है ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पर हम d को किससे रिप्लेस कर देंगे, d को हम रिप्लेस कर देंगे r से, और r क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल R विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एज द object is near the earth's surface, so will be equal to r। ओके, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये चाहे चेंज आप पहले भी कर सकते थे स्टार्टिंग में, चाहे तो आप एंड में कर लीजिए, ठीक है। क्या था, हमने क्या कंसिडर किया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ के सरफेस के पास है, ठीक है, तो इसीलिए हम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हमारा रेडियस के ही बराबर हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, g विल बी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, so this is the expression of gravitation, acceleration due to gravity. Okay, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.